बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 6 तारीख है, बुध की शाम है पाकिस्तान के अंदर। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो कि एक बॉम्बशेल होगा आपके लिए, वो खबर है कि जब पाकिस्तानी अवाम बिलक रही है बिजली के बिल ना देने पे, जब आटा चीनी 200 रुपये किलो के ऊपर हो चुका है, जब पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि दो वक्त की रोटी कहाँ से खानी है, जिन 15 महीने के अंदर आपकी इकॉनमी स्लैश कर गई, डॉलर दोगुना हो गया, आपके यहाँ बेरोज़गारी हो गई, गुर्बत हो गई, आपके लोगों को एक एक रुपया IMF से नहीं मिलता था, उन्हीं दिनों के अंदर शरीफ ख़ानदान, मरियम सफदर साहबा के बैग उठाने वाली कनीज़, उनका मेकअप उठाने वाली, बैग उठाने वाली, उनके पाँव में जूता पहनाने वाली हमारी बाजी मरियम औरंगज़ेब जो है, उन्होंने 1000 अरब रुपए के, उनकी वजारत ने, जी हाँ 1000 करोड़, अरब कह दिया मैंने, माजरत, 1000 करोड़ रुपए के उन्होंने इश्तिहारात मीडिया को दिए हैं, मीडिया को पैसा खिलाया है। बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसके आज कागजात सामने आए हैं। इसके ऊपर पूरी तफसील आपको बताता हूँ, ये पैसा कैसे खाया जाता है, कौन कौन खाता है, इसका तरीका वारदात क्या है, कहाँ से काम शुरू होता है, कहाँ से काम ख़त्म होता है, ये सारी बात बताता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी ऐसी कोई कोशिश की गई थी तो उसका क्या अंजाम हुआ था, और इससे पहली हुकूमतों में क्या होता रहा है। दूसरी खबर बतानी है कि इमरान रियाज साहब कहाँ हैं, क्या वो खैरियत से हैं। आज उनके वालिद को जो फ़ोन कॉल आई हाई कोर्ट के अंदर, वो क्या थी, किस वजह से दोबारा उनके वालिद चुप हो गए। हर दफ़ा अदालती तारीख पर ऐसी फ़ोन कॉल क्यों आती है, क्या इमरान रियाज को वापस लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, इस सारी बात के ऊपर आपके सामने बात रखते हैं। उसके बाद डॉलर के ख़िलाफ़ और बिजली के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया है। मुल्क नाजुक मोड में रहता है और ऑपरेशन जारी रहते हैं। हम एक ऐसे मरीज़ हैं जिनका कभी छोटा ऑपरेशन होता है तो कभी बड़ा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जारी रहता है। इन ऑपरेशन से क्या होगा, क्या हासिल होगा, ये आपके सामने रखेंगे पूरी तफसील के साथ। पहली खबर की तरफ आते हैं जो आज बम शेल की तरह पाकिस्तानियों के ऊपर हुई। बम शेल की तरह इसलिए इस वजह से हुई कि जिस खातून का काम बैग उठाना था, आप ख़ुद सोचें कि शरीफ ख़ानदान ने अपने लोगों को किस तरीके से नवाजा है कि 15 महीने के अंदर उन्होंने मरियम औरंगज़ेब की मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ से ज़्यादा के इश्तिहारात दे दिए हैं। अब मैं आपको पूरा, क्योंकि मैं हुकूमत में रहा हूँ, पूरा सागा बताता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लोग भाग भाग कर क्यों बनते हैं ज़्यादातर लोग, और इसके अंदर पूरा माल खाने का तरीका वारदात क्या है, ये आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। बुनियादी तौर पर जो हुकूमत होती है उसका कोई इदारा भी हो, उसने कोई इश्तिहार भी देना हो, वो डायरेक्टली अमूमी तौर पर नहीं दे सकता। उसे अमूमी तौर पर वजारत जो इंफॉर्मेशन है, वजारत इत्तलात है, उसी के थ्रू वो इश्तिहार देना पड़ता है। पहली गुंडागर्दी तो ये है, पहला माल खाने का काम तो ये। मसलन वजारत सेहत ने अगर औरतों के छाती के कैंसर से बचाव या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है, एड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है, कम बच्चे पैदा करने के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है वजारत बहबूद ने, या हाईवे अथॉरिटी ने धुंध के अंदर गाड़ियाँ कैसे चलानी है ये इंफॉर्मेशन देनी है, डेंगू के ऊपर इंफॉर्मेशन आनी है, वजारत जो ज़राअत है उसने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, लॉ एंड ऑर्डर वालों ने कोई टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोई जो इक़दामात हैं उन पर इंफॉर्मेशन देनी है। आपकी किसी भी मिनिस्ट्री ने कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है तो पहले वो ख़त लिखेगी वजारत इत्तलात को कि जनाब ये हमने मैसेज देना है, हमारी जो है वो हमारी एडवर्टाइजिंग दे दें। अब दूसरा काम क्या होता है, वजारत इत्तलात के अंदर अफसरान हैं जिनका काम है कि वो दे, लेकिन ऐसा काम नहीं किया जाता। फिर वजारत इत्तलात ने चंद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को मिली भगत के साथ शॉर्ट लिस्ट किया होता है। ये 10 या 12 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, सिर्फ इन्हीं के थ्रू एडवर्टाइजिंग जा सकती है। ये दूसरा तरीका है खाने का, दूसरा लेवल है। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती क्या है, मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडवर्टाइजिंग पढ़ाता रहा हूँ इसलिए कुछ एक्सपीरियंस उसका है, लेकिन शॉर्ट आपको बताऊंगा।
पूरी दुनिया के अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम ये होता है कि आपका जो मैसेज है जो भेजना चाहते हैं उसको किस तरीके से भेजना, अल्फाज कैसे इस्तेमाल होने हैं, टैगलाइन कैसे इस्तेमाल होनी है, आपने अपनी बात कैसे करनी है। मीन अगर अखबार के ऊपर इश्तिहार है तो उसका डिज़ाइन क्या होना है, उसमें कोई तस्वीर लगनी है या आपकी प्रोडक्ट नज़र आनी है तो कैसे नज़र आनी है, कलर स्कीम क्या होनी है, अल्फाज क्या होने, डिज़ाइन क्या होना है, उसके अंदर टैग लाइन क्या होनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्रिएटिव काम होता है, डिज़ाइन का, उस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का उसका काम होता है। और फिर मीडिया के अंदर ऑफ कोर्स स्पेस भी वो बाय करके देती हैं, बाकी चीज़ें भी उनका काम। हर तरह की एजेंसीज होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बाबा आदम नराला है। पाकिस्तान में कोई 2-3 एजेंसीज छोड़ के 4 बाकी तमाम एजेंसीज जो हैं वो फ्रंट मैनों ने बनाई हुई हैं। वो फ्रंट मैन करते क्या हैं, उनका ऐसा कोई काम नहीं होता, ना कोई इंटरेस्ट होता है। 1-2 बच्चे उन्होंने बैठाए होते, 2-4 लाख रुपया महीने का उन पर लगता है, जो इन्फोग्राफिक्स और क्रिएटिव काम कर लेते हैं सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, एक फसाड क्रिएट करने के लिए। असल काम उनका माल खाना होता है। वो मिली भगत के साथ जो भी इस डिसाइसिव पोजीशंस के ऊपर अफसरान या वज़रा बैठे होते हैं, वो अपनी मतलब की एडवर्टाइजिंग एजेंसी अप्रूव करवाते हैं। वो जो 8-10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनके अंदर उसका नाम डलवा दिया जाता है, और नाम उनके अंदर डलवाया जाता है, लेकिन फिर बाकियों को कारोबार नहीं मिलता। 8-10 में भी उसी 1 या 2 को बार बार कारोबार दिया जाता है, बार बार कारोबार उसी को दिया जाता है। वो बुनियादी तौर पर फ्रंटमैन होता है जिसने आपको 30 से 50% पैसा जो है वो आपकी जेब में वापस डालना होता है, अपनी और आपकी जेब में। मसलन अगर मैं वज़ीर साहब हूँ और मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देनी है, तो अमूमी तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हर वज़ीर ऐसा करता है, लेकिन अमूमी तौर पर वज़ीर साहब ये करेंगे कि अपने मर्ज़ी का ठेकेदारी कह सकते हैं आप उसे, या फ्रंटमैन, उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनेगी। हुकूमत की सारी एडवर्टाइजिंग तो पहले ही मेरे थ्रू होनी है, वजारत इत्तलात चल रही है और मैं अकेला नहीं हूँ, उसके नीचे पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इन्वॉल्व होती है अमूमी तौर पर। सारे मैं नहीं कह रहा, हर शख्स तो नहीं हो सकता 100%। तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो फ्रंट मैन है वो मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, या अपने ही बंदे की एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनवा दी। मैं बताता हूँ कि किस तरह की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज माजी में बनती रही हैं। उसको फिर बिजनेस दिया, उसने आगे वो अखबार को दिया, और अखबार को जब दिया जाता है तो ये कोई मैं मगालते की बात नहीं कर रहा, ये वहाँ पर अमूमी, जैसे सड़कों के अंदर 20% कट मिलता है और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। सड़क का ठेका दें तो आपको 20% कट दे दिया जाता है, इस पर कोई सौदेबाजी नहीं होती। यहाँ पर 30 से 50% कट है जो उस इदारे ने, जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने आगे देना है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने उन्हें, ये नहीं कि उनसे उसने कट लेना है, उसके रेट्स ही उनके साथ वो होने हैं। मसलन जो पैसा उसने पीछे से लेना है और जो उसने आगे पैसा देना है, उसके अंदर से 30 से 50% एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने अपने पास रख लेना है। उसको आगे कम पैसे देकर वो एडवर्टाइजिंग हो जानी है। कई दफ़ा तो फर्जी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। मीन वो अखबार में इश्तिहार 2 दफ़ा छपा है, कागज़ों में 10 दफ़ा छपा है। टेलीविज़न पर वो जो मशहूरी या इश्तिहार जो है वो 10 दफ़ा चली है, वहाँ कागज़ों में 50 दफ़ा चली है। तो एक तो वो पैसे जाते ही वहाँ से आगे आधे हैं, और फिर वो वहाँ रख लिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, जिसमें से 10-20% वो जो है वो ठेकेदार अपनी जेब में डालता है, और फिर जो पीछे किंग मेकर होता है, वज़ीर हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो उनसे पैसा खाता है। तो ये तरीका वारदात है। अब आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी ऐसा हुआ? जी हाँ, किसी ने करने की कोशिश की थी और इमरान खान साहब के इल्म में आ गया था और उन्हें दरवाज़ा दिखा दिया गया था, निकाल दिया गया था वजारत से इसी वजह से। और इसलिए इसी तरह की वजूहात थी, कोई डिफरेंट वजूहात नहीं थी, लेकिन इसी तरह की वजूहात थी। बहरहाल आप वापस आते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये मॉडल असल में इंट्रोड्यूस करवाया था, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर दबा के पैसा खाने का। चंद ब्यूरोक्रेट थे और 1-2 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका किसी टाइम आपके सामने नाम लाऊंगा, मेरे पास कागजात हैं उनसे रिलेटेड। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनाई, शहबाज शरीफ के करीब रहे, उनके दफ्तर में काम करते रहे और अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उन्होंने बनाई। मीन नौकरी शहबाज शरीफ के साथ की, सहाफ़त को छोड़ के, और असल काम उनका ये था, वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। असल काम उनका था कि उन्होंने अपने किसी भाई, किसी दोस्त के नाम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई,
सारा पैसा जो था वो वहाँ पार किया, मीन वहाँ के थ्रू एडवर्टाइजिंग दी, और पंजाब सबसे ज़्यादा पैसा देता है। ये जो 1,000 करोड़ आपको नज़र आ रहा है, ये पीनट है, ये कुछ भी नहीं है जब आप पंजाब का बजट देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो उन्होंने खर्च किया, और जब आप सिंध का बजट देखेंगे तो आपको भूल जाएगा कि ये 1,000 करोड़ क्या है। तो बहरहाल ये उन्होंने, जो जर्नलिस्ट साहब थे, एक का तो मुझे पता है, उन्होंने ये काम किया, और एक सरकारी मुलाजम थे जिनका काम था, जो अफसर थे वहाँ पर मुतलका, जिनका काम था वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग देना, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त जो एक बड़े सहाफ़ी हैं वो थे। मिलके दोनों ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई अपनी एक थर्ड पर्सन के नाम पे, और उसके थ्रू फिर एडवर्टाइजिंग दी और दबा के लूटा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का काम है। आपने एक और बात गौर की होगी, याद कीजिए कि बुज़दार साहब जो हैं, उनके ज़माने में जो आखिरी 2 साल थे उसमें बुज़दार साहब के ऊपर कभी कोई तनकीद नहीं होती थी, क्योंकि मैं इमरान खान साहब के ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दिया करता था। तो सारा दिन वफाकी हुकूमत पर तनकीद होती थी। उठा के देख लीजिए मीडिया, शुरू में बुज़दार साहब पर बहुत तनकीद हुई, पहला 1 साल, ये बात दुरुस्त है, बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके बाद जो अगले 2.5 साल थे, बुज़दार साहब का आपको नाम भी टेलीविज़न पर नहीं सुनाई देता था, कोई बात नहीं करता था। ये बात कई दफ़ा मैंने खान साहब के साथ भी की थी, और उसकी वजह क्या थी माफ़ कीजिएगा, उसकी वजह यह थी कि जिस ब्यूरोक्रेट और सहाफ़ी ने मिलके शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर काम डाला था, बुज़दार साहब ने भी उसी ब्यूरोक्रेट से खिदमात ली थी, वही वाला पैटर्न रखा था, उसी तरीका वारदात के साथ उन्होंने भी इस्तेमाल करवाया था। मीन उसी ब्यूरोक्रेट को इजाज़त दी थी कि आप दबा के रखें काम, मेरे ऊपर ख़बर नहीं आनी चाहिए। तो क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट फिर उनकी अपनी मीडिया के साथ वो इन्फ्लुएंस मौजूद था, और सारी मैंने बैकग्राउंड आपको बताई, उसमें फिर आप देख सकते हैं कि वो जियो टीवी हो या दुनिया टीवी हो या एक्सप्रेस टीवी हो या जीएनएन टीवी हो या 92 टीवी हो, किसी टीवी के ऊपर भी फिर अगले 2.5 साल बुज़दार साहब का ना कोई स्कैंडल आया, ना उनके ऊपर कोई बात हुई, अनटिल कि हमारी गवर्नमेंट गिरने लगी, फिर सारी बात, तो फिर तो सारा काम शुरू हो गया। एनीवेज वापस जाता हूँ, आप खुद देखिए कि एक खातून जिनका काम महज मरियम सफदर, हमारी बाजी मरियम सफदर का बैग उठाना था, जूते सीधे करने थे, मार्केट में जाके उनके ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, असल में वो ये काम करती थी। मार्केट में जाकर जो लेस लगती है उनके कपड़ों के ऊपर वो सेलेक्ट करनी थी, बुटीक्स पर उनके कपड़ों के रंग, उनके दुपट्टे डाई करवाना, उनके हेयर सलून की अपॉइंटमेंट लेना, ये मैं सच में आपको बता रहा हूँ। वो उनकी मैनेजर थी, ज़ाती मैनेजर थी, उनके तमाम जो एरंड्स, चोर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में हम, वो रन करती थी डे टू डे। उनको वज़ीर बनाया गया पहले, और फिर उन्होंने क्या अन्नी डाली वो आपके सामने है। मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि एक ऐसी ही शख्सियत के ख़िलाफ़, नून लीग की शख्सियत के ख़िलाफ़ करोड़ों रुपए की करप्शन का एक स्कैंडल था, जो ऐसी ही एक शख्सियत ने अपने घर की रेनोवेशन के ऊपर लगाया था। इस्लामाबाद के सारे सहाफ़ी जानते हैं, इस्लामाबाद के सारे लोग जानते हैं कि 2013 से 18 के दौरान उन्होंने अपनी ज़ाती रहायशगाह, एक ऐसी ही शख्सियत थी नून लीग की, इसी तरह की, नाम मैं नहीं ले रहा, उसकी कुछ वजूहात है नाम ना लेने की, मेरे पास वो कागजात अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, जब होंगे तो मैं शख्सियत का नाम भी लूँगा और आपको बताऊँगा भी, पाकिस्तान से कोशिश करूँगा उन्हें हासिल करने की, लेकिन वो कागजात मैंने देख रखे हैं, मुझे वजारत इत्तलात के अंदर ही दिखाए गए थे। उन्होंने करोड़ों रुपए की अपने घर की आसाइश करवाई थी, और फिर जब हमारी हुकूमत 2018 में आई तो फिर उनके खिलाफ स्कैंडल बनाने की जारी, उनके खिलाफ नैब के अंदर वो केस बनाने के लिए वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, लेकिन बदकिस्मती से नून लीग की वो जो शख्सियत थी, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हमारी पार्टी के अंदर थे, उन वज़ीर साहब ने फिर मेहरबानी फरमाई, अपनी दोस्ती की वजह से कह लें या वैसे खुदा तरसी की वजह से कह लें, उन्होंने उन पेपर्स को नैब को फॉरवर्ड नहीं किया, और वो जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था वो हो सकता था इमरान खान साहब के इल्म में बड़े आखिर पर वो बात आई, उन्होंने मेरे से भी शेयर हुई, वो बात मेरे सामने आई उनके आखिर पर, मेरे थ्रू नहीं आई, किसी और ने उनको बताया, मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद फिर मैंने मुतल्लिका अफसरान से बात की और मुझे पता चला कि ऐसा ही हुआ है। बहरहाल मुख्तसर बात आपको ये है कि ये रोज़नामा बोतल, रोज़नामा ठा, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, इसी तरह के नाम होते हैं
अखबारों के जो जाली अखबारें बनाई हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों अखबारात ऐसी बनाई हुई हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, पैसा बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा पैसा है। ये 1,000 करोड़ तो पीनट है जो आपको नज़र आता है। असल में तो सिंध और पंजाब के जब आपके सामने इंकशाफात आएंगे तो वो होशरबा होंगे। तो ये आप ख़ुद सोचें कि ऐसी खातून मरियम औरंगज़ेब जिनका काम सिर्फ बदतमीज़ी करना था, वो टेलीविज़न के ऊपर बैठती थीं, बाजी मरियम सफदर की ज़ाती कनीज़, इतने गुस्से में बातें करती थीं, मुंह फैला फैला कर, वो आंखें बाहर निकाली होती थी, गुस्से की वजह से उनके नाक के नथने फूले हुए थे, नाक के अंदर से ऊपर दिमाग नज़र आता था, लोगों के बच्चों को डराती थी, मुखालफिन को चपेड़े मारती थी। वो लफ्ज़ ही उनका ये होता था, चपेड़ चपेड़ करके उनका नाम ही बाजी चपेड़ पड़ गया। वो 1,000 करोड़ का टीका लगा गई हैं। बाकियों के बारे में सोचेंगे क्या हुआ होगा। अगले किसी वीलॉग में मैं बताऊंगा। मैंने आज फ्रंटमैन का किरदार बताया, मैंने आज आपको पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बताया। अगले किसी मैं वीलॉग में आपको बताऊंगा कि आगे कौन से किरदार होते हैं और वो आपके साथ क्या करते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ कुछ टेलीविज़न बड़े चैनल्स के ऊपर कभी कोई खबर क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो उन्हें माल खिलाते हैं। मैं इस पोजीशन में रहा कि नहीं, बिल्कुल रहा, मैं भी माल खिला सकता था। और मुझे एक वज़ीर के ज़माने में इमरान खान साहब ने बुला के कहा कि ये एडवर्टाइजिंग की ज़िम्मेदारी अब से आप लें और आप इस चीज़ को देखें, जिस पर मैंने दस्तबदस्त इनकार किया। उन्होंने कहा कोई भी और काम करूँगा, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ये काम मैं नहीं करूँगा, इसमें बदनामी आएगी। और मैंने उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी मौजूद थे, उनके सामने मैंने ये माजरत की और कहा कि इस काम में मैं किसी सूरत इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इमरान खान साहब की यही कोशिश थी कि वो पैसा आपका बचाया जा सके। दूसरी इमरान खान के साथ दुश्मनी ये थी कि उसने इतने वो तो 1 अरब के इश्तिहार शायद देने में भी वो पता नहीं कितने लहतोलाल करते और क्या कुछ करते। वो अवाम का पैसा इश्तिहारों पर इस तरह से खर्च होने नहीं देते थे। बहुत सारे लोग कोशिश करते थे कि होने दें, वो अप्रूव नहीं करते थे, पैसे नहीं देते थे इस चीज़ के। वो कहते थे ये पैसों का ज़िया है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब लेटरीनों के अंदर भी अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लगाना चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि वो इतने खुशनुमा हैं कि लेटरीन के अंदर तस्वीर उनकी लगेगी और लोगों को कोई उससे राहत मिलेगी, कोई वो सफ़र जो लेटरीन के अंदर लोगों का होता है वो आसान हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब को देखे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। उन्हें क्या लगता है कि उनका पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल है जिसकी वजह से वो अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, इसका मुझे नहीं पता। आखिरी खबर जो आपके सामने मैंने रखनी है, तीसरी खबर अगले व्लॉग में करेंगे। इमरान रियाज साहब, उनके वालिद को आज एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि आप चुप रहें, चुप रहेंगे तो आपका बेटा वापस किया जाएगा, बोलेंगे तो वापस नहीं किया जाएगा। अदालत के अंदर चुप रहिए। मजबूरन उन्हें चुप रहना पड़ा। बदकिस्मती ये है कि अदालत ने भी साथ नहीं दिया और उनको रिकवर नहीं करवाया गया अभी तक। आपको किसी अगले वीलॉग में पूरी तफसील से बताऊंगा। आज वक्त ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया वीलॉग। वो माल खाने की बात के ऊपर लंबी हमारी बात हो गई कि किस तरीके से इमरान रियाज, ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है जो मेरी इतलात हैं, ज़ाहिर बात है मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरी इतलात हैं, इमरान रियाज अल्लाह का शुक्र है हफाजत में हैं, खैरियत से हैं, दुरुस्त सेहत में हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा कि बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनको अंदर रखने से बहुत सारे और लोगों को डरा के चुप किया हुआ है। ये वजूहात हैं और जल्द उम्मीद करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ होंगे। कब होंगे ये मैं इतलात ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई मुसद्दका इतलात होंगी आपके सामने रखूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।